because too many Indians are in Canada, and I want you to go back. You are in my land. I am the blood of the land. Yeah, you in Indian, get out of this country. We want peace here. अगर हम इमिग्रेंट्स यहाँ पे नहीं होंगे तो ये कंट्री कौन चलाएगा? 40% बिजनेसेस यहाँ पे इमिग्रेंट्स ही ओन करते हैं। अगर हम नहीं होंगे तो ये बिजनेसेस कौन चलाएगा? इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? कनाडा एक बहुत ही डाइवर्स देश है जहाँ पे इमिग्रेशन को हमेशा पॉजिटिवली एक्सेप्ट करा गया है, पर आज सिचुएशन थोड़ी अलग है। पिछले कुछ सालों में हुई इमिग्रेशन से यहाँ पे बहुत सारे लोग खुश नहीं है। अगर ये आर्टिकल देखें तो 58% लोग कनाडा में मानते हैं कि इमिग्रेशन यहाँ पे कुछ ज्यादा ही हो रही है, और कनाडा की इस बिगड़ती हालत का जिम्मेदार कई लोग हमारे जैसे इमिग्रेंट्स पर डाल रहे हैं, जिसकी वजह से आए दिन सोशल मीडिया पे हेट क्राइम की न्यूज देखने को मिलती है। पिछले साल अक्टूबर में कैलगरी के मनदीप सिंह जो एक उबर चलाते हैं, उनको एक पैसेंजर ने हरास करा। देखिए इस वीडियो में इन्होंने क्या कहा। White blood of the land. You are in my land. I am the blood of the land. You understand? Good job, you Indian. You're not even close to from being here. That goes on for another minute until Mandeep said he'd had enough of being subjected to this tirade. You can get out here on your land. Thank you so much. इस वीडियो में उन्होंने कहा ये मेरी जमीन है, मैं इस जमीन का खून हूँ, तुम मेरी जमीन पर हो। और ये एक और वीडियो वायरल हुई जहाँ पे एक बूढ़ी औरत कहती सुनी कि यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस आ गए हैं, प्लीज अपनी कंट्री वापस जाओ। To you because too many Indians are in Canada, and I want you to go back. पिछले साल क्रिसमस से 2 दिन पहले जब 3 स्टूडेंट्स रजाइना में वॉक कर रहे थे, किसी ने उनको फकिंग इंडियन गो बैक टू योर कंट्री बोला और उन पर कॉफी गिरा दी। They were calling us racial slurs, like, yeah, you in Indian, get out of this country. We want peace here. Which Tim Hortons do you work? I said, bro, I just looked at them. Bro, I don't even work. I'm not even Indian. इस आर्टिकल को देखें तो 2023 में लगभग आधे हेट क्राइम्स के मामले सिर्फ साउथ एशियन यानी कि हम देसी और ब्लैक्स के अगेंस्ट ही आए हैं, और इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग 2019 से 2022 तक हेट क्राइम अगेंस्ट साउथ एशियन पीपल यानी कि हमारे खिलाफ 143% बढ़े। ऐसे वीडियोस और आर्टिकल से इंटरनेट भरा पड़ा है। और देखिए ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। ये इंसिडेंट हुआ मेरे साथ जब मेरी एयरबीएनबी प्रॉपर्टी पे मेरे गेस्ट के नाइस नेबरहुड कमेंट पे नेबर ने बोला इट वाज बिफोर द पाकिस केमिंग, मतलब कि ये नेबरहुड अच्छा था बिफोर द पाकिस केमिंग, तो उसने मुझे पाकिस करके बुलाया। मेरे साथ पहले भी 2-3 बार ऐसे रेसिस्ट इंसिडेंट हो चुके हैं, और मैं इसका अकेला विक्टिम नहीं हूँ। कनाडा एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है जहाँ 2021 के अकॉर्डिंग 26% लोग यानी कि कुछ 1 करोड़ लोग यहाँ पे विजिबल माइनॉरिटीज हैं, यानी कि वो लोग जो व्हाइट नहीं है। और इन 26% में से सबसे बड़ा नंबर है हम साउथ एशियंस का, यानी कि हम इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी। पर आज कुछ लोग हमें बोलते हैं गो बैक टू योर कंट्री। ऐसा क्यों? चलो इसको डिटेल्स में समझते हैं। चलो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्यों कनाडा की गवर्नमेंट हर साल लाखों लोगों को यहाँ पे बुलाती है सेटल होने के लिए। इसके 4 बड़े रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन इनकी एजिंग पॉपुलेशन। डेटा कहता है कि 2036 तक कनाडा की 1/4 यानी कि 25% पॉपुलेशन 65 साल यानी कि 65 ईयर्स से ऊपर होगी। पर इसमें नुकसान क्या है? तो नुकसान ये है कि काम करने वाले लोग कम होंगे और टैक्सेस कम जनरेट होंगे। ऊपर से इनका हेल्थ केयर और पेंशन का खर्चा भी बढ़ जाएगा, क्योंकि सीधा सीधा सरकार पर ही आता है। जीडीपी ग्रोथ स्लो हो जाएगी और धीरे धीरे कनाडा की पॉपुलेशन भी गिरनी शुरू हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कनाडा में इमिग्रेशन को एनकरेज करने का। और दूसरा रीजन है यहाँ पे लेबर की शॉर्टेज, स्पेशली जब 2030 तक 9 मिलियन यानी कि 90 लाख लोग रिटायर हो जाएंगे, तो इन जॉब्स को भरने के लिए स्किल्ड वर्कर्स चाहिए होंगे इनको, जो कि सारे के सारे कनाडा में मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे हम अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं, बट बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे लेबर की बहुत शॉर्टेज है, जैसे कि माइनिंग, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इवन की ट्रांसपोर्टेशन भी। इन इंडस्ट्रीज में शॉर्टेज के चलते यहाँ पे इमिग्रेंट्स को इन्वाइट करा जाता है। ये जो जॉब्स होती हैं बहुत ही हाई स्किल्ड जॉब्स होती हैं, जिनके लिए मल्टीपल लाइसेंसेज या फिर एजुकेशन चाहिए होती है। तीसरा रीजन जो कि सबसे बड़ा रीजन है कनाडा में इमिग्रेशन का, वो है यहाँ का फर्टिलिटी रेट। 2023 में कनाडा की फर्टिलिटी रेट थी 1.33, जो कि होनी चाहिए 2.1 की पॉपुलेशन को स्टेबल रखा जा सके। इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट। अगर एक कपल के 2 बच्चे नहीं होंगे तो उस कपल को फ्यूचर में रिप्लेस कौन करेगा? अब फर्टिलिटी रेट कम क्यों है? इसके अपने बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि महंगाई, करियर की तरफ लोगों का शिफ्ट और शादी ना करना, अर्बनाइजेशन और लाइफस्टाइल जैसे चेंजेस फर्टिलिटी रेट को कनाडा में 1.33 पर इस साल रखे हुए हैं। और इन फ्यूचर फर्टिलिटी रेट कहाँ जाएगा?
इसका कोई आइडिया नहीं है। चौथा रीजन है इमिग्रेंट्स और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं वो बहुत सारा पैसा लेकर आते हैं, इनकी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। 2022 में लगभग $37 बिलियन सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने कनाडा की जीडीपी में या इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करा, और ये बहुत बड़ा नंबर है। इनकी जीडीपी का 1.2%। तो समझने की बात यह है कि इमिग्रेशन कनाडा की बहुत बड़ी नीड है और ये आगे भी रहेगी। अगर इमिग्रेशन इतनी क्रूशियल चीज है तो इसके खिलाफ आजकल इतना रोष क्यों है? क्यों आए दिन मामले सामने आते हैं कि हमारे जैसे इमिग्रेंट्स या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटीज को हरेस किया जाता है? उसके बहुत सारे रीजंस हैं, पर ये 3-4 रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है हाउसिंग मार्केट। पिछले 4-5 सालों में कनाडा में हाउसिंग मार्केट ऑल टाइम हाई जा चुकी है। घरों के दाम मिडिल क्लास लोगों के लिए ऑलमोस्ट अनअफोर्डेबल से हो चुके हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि ये दाम बढ़े हैं क्योंकि इमिग्रेंट्स यहाँ पे आए हैं। जबकि सच्चाई ये है कि यहाँ पे घर इमिग्रेशन की वजह से नहीं, इनकी लो सप्लाई की वजह से महंगे हो रहे हैं। कनाडा को 2030 तक 58 लाख यानी कि 58 लाख घर बनाने हैं हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, पर ये टारगेट अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कनाडा के लिए, क्योंकि शहरों में जोनिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से बिल्डर्स मल्टी फैमिली यूनिट्स नहीं बना पाते, जैसे कि 4प्लेक्स, 5प्लेक्स या फिर मल्टीप्लेक्स। और उसके ऊपर से बिल्डर्स को कई साल लग जाते हैं परमिट्स लेने से लेकर घर बनाने में, जिसकी वजह से सप्लाई बहुत ही स्लो हो जाती है। जो बड़ा रीजन एक और है वो है लेबर की शॉर्टेज, स्किल्ड वालों की, जैसे कि प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, कंस्ट्रक्शन वाले, जिनकी शॉर्टेज की वजह से घर टाइम से नहीं बन रहे और सप्लाई फिर से स्लो हो जाती है। रियलिटी में इमिग्रेशन से डिमांड जरूर बढ़ रही है कनाडा में हाउसिंग की, पर अगर सरकार यहाँ पे लोगों को बुला रही है तो एटलीस्ट घर भी तो अरेंज करे। ऊपर से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई है यहाँ पे कनाडा में पिछले कुछ सालों में, वो रिकॉर्ड हाई है। इवन टोरंटो और वैंकूवर जैसे शहरों में 30 से 40% घर सिर्फ इन्वेस्टर्स ही लेके बैठे हुए हैं। दूसरा रीजन जो है इस नफरत का वो है जॉब्स, इकोनॉमी, एंजाइटी। कुछ लोगों को लगता है कि अगर इमिग्रेंट्स यहाँ पे आएंगे तो उनकी जॉब्स ले लेंगे, ओवरऑल जॉब्स का कंपटीशन बढ़ेगा और उनको जॉब्स नहीं मिलेंगी। ऊपर से इमिग्रेंट्स कम पैसे पे काम करने को रेडी हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल वेज नीचे जाती है और महंगाई तो बढ़ी रही है, तो चीजें सारी अनअफोर्डेबल हो जाएंगी। और यही एंजाइटी का रीजन है कि वो लोग इमिग्रेंट से नफरत करने लग जाते हैं। तीसरा रीजन है मीडिया और पॉलिटिक्स। ये रीजन सबसे बड़ा है। मीडिया इमिग्रेंट्स को गलत वे में पोर्ट्रे करती है, इस पे पॉलिटिक्स खेली जाती है, जिसका डायरेक्टली असर हम जैसे इमिग्रेंट्स पर ही आता है। आए दिन न्यूज चलती है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बंदे ने बोला कि इमिग्रेशन बहुत ज्यादा हो रही है, इमिग्रेशन की वजह से हाउसिंग बढ़ रही है, और उन पॉलिटिशियन को फॉलो करते हुए आम जनता भी यही समझती है कि वो सच्ची बोल रहा होगा। और आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी आग की तरह फैलती है। ऊपर से ये पॉलिटिशियंस अपनी फेल्ड पॉलिसीज का जिम्मा हमारे जैसे इमिग्रेंट्स पर डाल देते हैं। और चौथा रीजन है लोगों का माइंडसेट। कुछ लोगों को चेंज पसंद नहीं, दूसरे कल्चर्स पसंद नहीं, उनको डर लगता है कि इस डाइवर्सिटी में कहीं उनकी अपनी आइडेंटिटी न खो जाए। और ये भेदभाव की प्रॉब्लम सिर्फ कनाडा की नहीं, पूरे दुनिया की ही है। इनफैक्ट इंडिया में तो ये और भी ज्यादा है, बट आज इस वीडियो में उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। एक पॉइंट मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा कि कुछ लोग हमारी कम्युनिटी के यहाँ पे बहुत ही ज्यादा न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, जैसे कि रैश ड्राइविंग, ऊंचे ऊंचे गाने चलाना, सड़कों पे पटाखे बजा देना, गैंग वॉर करना और इवन गंदगी फैलाना। और ये चीजें कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी पे उंगली उठाती है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हम बस एक इंडिविजुअल नहीं है, हम एक कम्युनिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक छोटा पॉइंट है, बट जो हेट्रेड यहाँ पे चल रहा है आजकल, ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। इंडिया से माँ बाप अपनी ज़मीन, घर बेचकर बच्चों को यहाँ भेजते हैं पढ़ने के लिए, ताकि वो लाइफ में आगे कुछ कर पाए। पर जब उस बच्चे को यहाँ पे काम करना पड़ता है, ऊपर से उसको एक्सेप्ट नहीं करा जाता बिकॉज कि वो इंडियन है या साउथ एशियन या उसकी स्किन का कलर डिफरेंट है, तो इससे बहुत ज़्यादा दुख होता है। मेरे साथ जो हुआ, मेरे नेबर ने एक बार नहीं पहले कई बार चीज़ें करी हैं। इन चीज़ों ने स्टार्टिंग में मुझे परेशान करा, बट फिर समझ आया कि ऐसे लोग कनाडा में मिलते ही रहेंगे। और उन लोगों को बताना कि हम यहाँ पे हैं, लीगली हैं, वो एक्सेप्ट करें या ना करें, हम यहाँ पे रहेंगे। बट सब लोग ऐसे नहीं होते। मुझे बहुत सारे लोग मिले हैं जिन्होंने मेरी हेल्प भी करी है, और मैक्सिमम लोग यहाँ पे बहुत ही एक्सेप्टिंग नेचर के हैं। एक छोटी सी परसेंटेज है उन लोगों की जो ये सारी नफरत फैला रहे हैं। और उन लोगों से, स्पेसिफिकली उन लोगों से मेरे कुछ सवाल हैं। अगर हम इमिग्रेंट्स यहाँ पे नहीं होंगे तो ये कंट्री कौन चलाएगा? हम यहाँ पे इनकी इंक्रीजिंग लेबर फोर्स में 80% कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि जितनी जॉब्स यहाँ पे हर साल आती हैं उनमें से 80% हम फिल करते हैं। 40% बिजनेसेस यहाँ पे इमिग्रेंट्स ही ओन करते हैं। अगर हम नहीं होंगे तो ये बिजनेसेस कौन चलाएगा, इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? 25% हेल्थ केयर वर्कर्स सिर्फ इमिग्रेंट्स ही हैं। अगर हम नहीं होंगे तो कनाडा का हेल्थ केयर और भी बुरी हालत में चला जाएगा। 50% स्टेम जॉब्स यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ की जॉब सिर्फ इमिग्रेंट्स ही फिल करते हैं, और ये बहुत ही हाई स्किल्ड जॉब्स होती हैं। और यही जॉब्स इंडस्ट्री को और टेक्नोलॉजी को आगे लेकर जाती हैं। कंस्ट्रक्शन में 37% लोग सिर्फ इमिग्रेंट्स ही हैं। पहले ही घर नहीं बन रहे, ऊपर से इमिग्रेंट्स नहीं होंगे तो हाउसिंग सप्लाई और भी स्लो हो जाएगी। बड़े शहरों में आधे से ज्यादा ट्रक ड्राइवर्स साउथ एशियंस हैं। अगर हम नहीं होंगे तो ट्रकिंग इंडस्ट्री कैसे चलेगी यहाँ पे?
ऊपर से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे 30 बिलियन से ज्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी में हर साल। अगर स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो इनकी यूनिवर्सिटीज कैसे चलेंगी? इतना कुछ कंट्रीब्यूट करने के बाद भी हमें बहुत सारा हेट्रेड देखने को मिलता है। पर इसका सोल्यूशन क्या है? मुझे लगता है इंडिविजुअल लेवल पे पहले तो हमें अवेयर होना है कि ये चीज हम में से किसी के साथ भी हो सकती है, और अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो पहले तो उस सिचुएशन में आपको डरना नहीं है। कोई अगर आपको असोल्ट करता है, जैसे कि उन स्टूडेंट्स के साथ हुआ जिनके ऊपर कॉफी गिरा दी गई, साथ के साथ 911 कॉल कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली को बताइए, और हो सके तो सोशल मीडिया पे डालिए। अगर आपके वर्क प्लेस पे आपको कोई हरास करता है तो उसके लिए अपने मैनेजर, सीनियर मैनेजर या फिर HR से कंप्लेंट कीजिए। और सबसे बड़ी बात याद रखना कि इस देश की प्रॉब्लम्स की वजह हम नहीं हैं, बल्कि ये कुछ यूजलेस लोगों की खराब सोच है, और जिसको हम आर्ग्यू या झगड़ा करके नहीं बदल सकते। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो आप कमेंट कीजिए, हम बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप हसलिंग।